हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका माइनर टेस्ट नंबर 12 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 1 का। और ये टेस्ट हुआ था आपके 23/11/2025 को। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, गुदड़ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है। यानी कि जो गुदड़ संप्रदाय है इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो आ जाएगा आपके दांतड़ा के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रामसनी संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए एवं सही कोट का चयन भी कीजिए। तो इसमें आपको सही संस्थापक और सामने दे रखी है केंद्र, इनका सुमेलित करना है और सही कोट का चयन भी करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखी है रैण शाखा। तो रैण शाखा के आपके रहते हैं दरियाव जी, यानी कि आपके पहले में आता है 3। तो पहले में रैण शाखा में आ गया आपके दरियाव जी। तो ये लो भी रैण शाखा में आ गया आपके दरियाव जी। फिर दे रखा है शाहपुरा शाखा। तो शाहपुरा शाखा में आ जाएगा आपके रामचरण जी। फिर दे रखा सिंहतल शाखा जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है, इसके आपके रहते हैं हरिदास जी महाराज। फिर दे रखा खेड़ापा। तो खेड़ापे में आते हैं आपके रामदास जी महाराज, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 3 1 4 2, यानी कि 3 1 4 2। देखो कौन से ऑप्शन में, तो 3 1 4 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित राजवंशों को उनकी कुल देवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले आपको दे रखा है सीरवी जाति, यानी एक तरफ राजवंश दे रखा है, सामने उनकी कुल देवियाँ दे रखा है। तो सीरवी राजवंश की कुल देवी आती है आपके आई माता, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है सीरवी की आ जाएगी आपके आई माता आ जाएगा, यानी कि पहले में आ जाएगा 3। फिर दे रखा तंवर। तो तंवर के अंदर आ जाएगा आपके, इसमें देखो तंवर में रहता है चिलाई माता। तो तंवर में कौन आ जाएंगे भाई, तंवर में आ जाएगा आपके चिलाई माता, यानी कि इसमें हो गया 3, इसमें हो गया 1। फिर दे रखा सोलंकी। तो सोलंकी के अंदर आ जाएगा आपकी खीमज माता, यानी कि सी में आ जाएगा 2। फिर दे रखा दैया राजवंश। तो दैया राजवंश की कुल देवी आती है केवाई माता, यानी कि इसमें आ जाएगा 4। तो 3 1 2 4, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है 104 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अव्वा की कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सर और हाथ है। तो अव्वा की जो कुल देवी है, जिन्हें क्रांतिकारियों की देवी भी कहते हैं, इनके कुल कितने सर और हाथ है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि कुल 10 सर है और 54 हाथ है, इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है। तो कौन से लोक देवता को ये राखियाँ अर्पित की जाती है, तो वो आ जाएगा आपके गोगा जी महाराज को ये राखियाँ है वो अर्पित की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है, यानी कि जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया था, उन लोक देवताओं को आपको चिन्हित करना है। तो सबसे पहले आते हैं गोगा जी महाराज, फिर आते हैं आपके तेजा जी महाराज, फिर आते हैं आपके देव जी महाराज, यानी कि 1 2 और 4 ये आपके तीनों लोक देवता है जो कि गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। पहला कथन दे रखा है, राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है। और दूसरा दे रखा है, अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली और पारदर्शी आंचल है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वो बिल्कुल सही है कि किशनगढ़ शैली में राधा और कृष्ण के सौंदर्य का चित्रांकन किया गया है, और इस शैली में अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली और पारदर्शी आंचल है, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है। तो पिछवाई चित्रांकन जो है ये आपके नाथ द्वारा शैली से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। तो कौन सा असुमेलित है उसमें से आपको पहचान करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है मथेरण कला। तो मथेरण कला पाली से संबंधित नहीं रहने वाली, तो पहला ही कथन आपका असुमेलित हो गया। और मुरादाबादी जयपुर से संबंधित बिल्कुल सही है। तैनीसा अलवर से बिल्कुल सही है। मलिर प्रिंट बाड़मेर बिल्कुल सही है। बाकी सभी सही है, लेकिन पहला ही कथन आपके असुमेलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, मारवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत जिसने निर्गुण भक्ति करते हुए व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। तो मारवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत है
जिन्होंने निर्गुण भक्ति करते हुए भी व्यक्तिगत मार्ग मुक्ति का मार्ग है वो प्रशस्त किया था, वो आते हैं आपके रूपादे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो अग्नि नृत्य का जो संबंध रहा है वो आपके जसनती संप्रदाय से रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के संदर्भ में असत्य कथन है। तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय जो है इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि इस संप्रदाय की मुख्य पीठ हर्षुलाव नागौर के अंदर है, ये कथन गलत है। जबकि इस संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य है, बिल्कुल सत्य कथन है। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इस संप्रदाय में प्रचलित संगीत हवेली संगीत कहलाता है, तो ये भी आपके सत्य कथन है, लेकिन तीसरा कथन आपके असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 113 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो काजी हमीदुद्दीन नागौरी जो है वो किस सूफी सिलसिले से थे? तो वो इसमें आपके आ जाएगा सूरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संत निर्गुणों उपासक नहीं है? तो निर्गुणों उपासक कौन नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके मीराबाई जो है, ये आपके निर्गुण उपासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं आपको संप्रदाय, सामने आपको दे रखे हैं प्रवर्तक, इनका आपको सुमेलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है अलक्या संप्रदाय। तो अलक्या संप्रदाय रहते हैं आपके लालगिरी जी महाराज, इन्होंने अलक्या संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर आते हैं पाशुपात संप्रदाय, जो कि आपके लकुलिस रहते हैं, मेवाड़ के अंदर कैलाशपुरी नामक स्थान पर इन्होंने पाशुपात संप्रदाय की स्थापना की थी। और बैराग पंथ, तो बैराग पंथ चलाया था अपने भरथरी जी, जो कि सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर इनका धूणा बना हुआ है और वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। और सरवंगी संप्रदाय, तो ये चलाया था आपके लक्कड़दास जी, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 4, 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से किस लोक देवी को कंजर समाज अपनी कुल देवी के रूप में पूजता है? कौन सी लोक देवी है जिससे कंजर समाज अपनी कुल देवी के रूप में उनकी पूजा करता है? तो वो आ जाएंगे आपके चौथ माता, जो कि इनका प्रसिद्ध मंदिर है सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस लोक देवता का संबंध रुंडेला से है? यानी कि किस लोक देवता का संबंध रुंडेला से है? तो वो आते हैं आपके कल्लाजी महाराज। कल्लाजी महाराज का संबंध जो है वो रुंडेला नामक स्थान से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में होलिका दहन के बाद किस लोक देवता के जीवनी के गीत गाए जाते हैं? तो होलिका दहन होने के बाद आपके तेजाजी महाराज के गीत है वो गाए जाते हैं भाई। होलिका दहन होने के बाद तेजाजी महाराज के आपके जीवनी के गीत गाए जाते हैं, इनके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पाबू धणीरी वाचना किस जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं? तो पाबू धणीरी जो वाचना है वो आपके थोरी जाति के लोग गाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। थोरी जाति के लोगों के द्वारा पाबू धणीरी जो वाचना है वो प्रमुख रूप से गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में किस लोक देवता को गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है? तो कौन से लोक देवता है जिन्हें गोरखनाथ जी के समकालीन माना जाता है? तो वो आते हैं आपके गोगा जी महाराज। गो मतलब गोरखनाथ जी, गो मतलब गोगा जी महाराज, ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सावित्री माता का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सावित्री माता जी का जो मंदिर है वो आपके पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है, क्योंकि वहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो उनके पास ही अपने सावित्री माता जी का भी मंदिर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 22 नंबर आपको दे रखा है, वह लोक देवता जिनका कोई मंदिर या मूर्ति नहीं होती है बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, जिसे गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर प्रतिस्थापित किया जाता है, तो वो आते हैं आपके मामा देव जी, ऑप्शन नंबर 2। इन्हें बरसात के देवता भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, जयपुर की ब्लू पोट्री हस्तकला के संदर्भ में सही कथन है? तो जयपुर की जो आपकी हस्तकला पोट्री है या हस्तकला जो ब्लू पोट्री है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण महाराजा मान सिंह प्रथम के समय शुरू हुआ था, ये पहला ही कथन आपके गलत है। इस कला में सफ़ेद बर्तन पर नीले रंग का अंकन किया जाता है, बिल्कुल सही है, सफ़ेद बर्तन होता है उस पर नीले रंग यानी कि ब्लू रंग का अंकन किया जाता है, इसीलिए इसको ब्लू पोट्री कहते हैं। इसके कलाकार आते हैं गोपाल सैनी, नरोत्तम लाल जहांगीर, इस कला में सिद्धहस्त है, बिल्कुल सही बात है।
तो आपके दोनों ही कथन दूसरा और तीसरा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गए आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में हस्त निर्मित कागज़ बनाने की कला का प्रमुख केंद्र है। तो राजस्थान में हस्त निर्मित कागज़ बनाने की जो कला है इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो वो आ जाएगा आपके सांगानेर जयपुर के अंदर कागज़ बनाने का प्रमुख केंद्र रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में पाई जाने वाली बातिक कला क्या है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली जो बातिक कला है ये आपके रहती है कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की जो प्रक्रिया होती है इसे बातिक कला के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 26 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से जिरोई, भाकला, गंदा आदि किस हस्तकला के उपनाम है। तो एक आता है आपके जिरोई, एक आता है भाकला, एक आता है गंदा आदि किस हस्तकला के उपनाम है, तो वो आ जाएगा आपके जटपट्टी जो कला है इसके उपनाम रहते हैं भाई, ठीक है ना, जो कि जालोर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जटपट्टी। ऑप्शन नंबर 2, जालोर और बाड़मेर साइड में ये थोड़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से वस्त्र रंगने की जो पोमचा पद्धति है वो किस रंग की प्रधानता होती है। तो पोमचा पद्धति के अंदर पीले रंग की प्रधानता होती है भाई। तो पे मतलब पोमचा, पे मतलब पीला रंग, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके 3, पोमचा पद्धति में पीले रंग की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 28 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से मोज़माबाद के भित्ति चित्रों का संबंध राजस्थान की किस स्कूल से रहा है। तो मोज़माबाद के जो भित्ति चित्र है इनका संबंध राजस्थान की किस स्कूल से रहता है, तो वो आ जाएगा आपके ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 29 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से नारियों का तैराकी मुद्रा में चित्रण और पारदर्शी वेशभूषा का किस चित्र शैली की विशेषता रही है। यानी कि ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसके अंदर नारियों को ऐसे तैरते हुए उनकी मुद्रा में चित्रण किया गया है और उनके कपड़े जो है वो पारदर्शी वेशभूषा है। तो ये विशेषता रहती है आपके नागौर चित्र शैली की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, नागौर चित्र शैली के अंदर इस प्रकार के चित्र है वो बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से अलवर के पास राजगढ़ किले के शीश महल में भित्ति चित्रण किस चित्रकार ने किया था। तो अलवर के पास जो राजगढ़ का किला है इसके शीश महल में भित्ति चित्रण है वो किस चित्रकार ने किए थे, तो वो आपके इसमें आ जाएगा डालू राम ने। तो किसने किए थे भाई, तो डालू राम के द्वारा ये चित्रकारी की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी चित्रशैली पशु पक्षियों के चित्रांकन के लिए जानी जाती है। तो वो आपके इसमें रहने वाली है बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली जो है वो पशु पक्षियों के चित्रकारी या चित्रांकन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 32 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। सबसे पहले दे रखा है ढूंढाड़ स्कूल। तो ढूंढाड़ स्कूल में आते हैं आपके शेखावटी और अलवर शैली, बिल्कुल सही बात है। मेवाड़ स्कूल में दे रखा है सिरोही और अजमेर, जो कि आपके असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट दे रखा है हाड़ौती स्कूल। तो हाड़ौती स्कूल में आता है कोटा और बूंदी शैली, बिल्कुल सही है। मारवाड़ स्कूल में आता है आपके घाणेराव और किशनगढ़ शैली, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है ये आपके इसमें असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से आभूषण व अंग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ दे रखे हैं आपको आभूषण, सामने दे रखे अंग, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है नथ। तो नथ आपके नाक में पहनी जाती है, बिल्कुल सही बात है। चुन्नी है वो गला, ये आपके इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला, क्योंकि चुन्नी है वो गले में नहीं पहनी जाती है। आरसी हाथ में पहनी जाती है। चूंप दांत में पहनी जाती है। तो चूंप तो पहनते हैं दांत के अंदर, और अगर आपको पूछे चौंप कहाँ पहनी जाती है तो वो आपके आ जाएगी नाक के अंदर पहनी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में ग्रामीण पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किस भांति की पगड़ी पहनी जाती है। तो होली के अवसर पर पगड़ी पहनते हैं फूल पत्ती की छप्पई युक्त जो पगड़ी होती है ना, उसको पहनते हैं होली के अवसर पर। और मोरडे की पगड़ी ये पहनते हैं विवाह के अवसर पर। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि मोरडे की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, और फूल पत्ती की छप्पई युक्त जो पगड़ी होती है वो होली के अवसर पर ग्रामीण पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है
कौन कौन से वस्त्र है जो कि आदिवासी महिलाओं के है, उसको आपको चयन करना है। तो सबसे पहले कटकी, तो कटकी आदिवासी महिलाओं का वस्त्र रहता है। नांदना, ये भी आपके आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है। कछाबू, ये भी आपके आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है। लेकिन खपटा जो है ये आपके आदिवासी महिलाओं का नहीं, आदिवासी पुरुषों का वस्त्र है। इसलिए 1, 2 और 4 जो है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये आपके आदिवासी महिलाओं के वस्त्र रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थानी लोक संस्कृति में मेमंद, कांटा, तिमड़ियाँ आदि क्या है? तो मेमंद है, कांटा है, तिमड़ियाँ आदि जो है ये आपके रहते हैं विभिन्न तरह के आभूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है। बगल बंडी क्या है? तो बगल बंडी जो है ये आपके रहते हैं पुरुषों का ऊपरी वस्त्र, इसको कहते हैं बगल बंडी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर दे रखा है। स्त्रियों द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है? तो लहरिया भात की जो ओढ़नी है ये आपके श्रावण मास के अंदर पहनी जाती है या ओढ़ी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? तो कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो जामा, मिर्जई और चोगा ये तीनों ही है वो आपके पुरुषों के वस्त्र नहीं है, तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से अनवट, अनोठा, जरा व फोलरा नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पर धारण किए जाते हैं? तो ये आभूषण महिलाओं के द्वारा पैरों में धारण किए जाते हैं, यानी कि अनवट है, अनोटा है, जरा है, फोलरा है, तो ये सब के सब पैरों के आभूषण रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में मोटड़े की पगड़ी को मुख्यतः किस अवसर पर पहना जाता है? तो जो मोटड़े की पगड़ी होती है इसको मुख्यतः किस अवसर पर पहना जाता है? तो वो आ जाएगा आपके विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से अंग व आभूषण का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि कान, तो कान में आभूषण पहना जाता है, खींटली बिल्कुल सही बात है। कमर का आभूषण, तो टणका दे रखा है जो कि कमर का आभूषण नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपके सुमेलित नहीं है। कंठ, तो कंठ का हो गया आपके थमनियों, बिल्कुल सही है। अंगुली का आभूषण ये आपके रहता है दामना, ये भी सही है, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा एक ऊँट का आभूषण है? तो कौन सा एक ऊँट का आभूषण है? तो वो आ जाएगा आपके जो गोरबंद है ये एक प्रकार का ऊँट का आभूषण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से कत्थोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी को कहा जाता है? तो कत्थोड़ी जनजाति की जो महिलाएं है वो मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसको कहते हैं फड़का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 45 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से अटपटी, शिवसई आदि पगड़ियों का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से रहा है? तो अटपटी पगड़ी, शिवसाई पगड़ी आदि पगड़ियों का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से रहा है? तो वो आ जाएगा आपके मेवाड़ क्षेत्र से रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किशनजीरी वैली के रचनाकार है? तो किशन जी की जो वैली के रचनाकार है वो आपके रहते हैं करम सिंह सांकला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करम सिंह सांकला की रचना है जिसको कहते हैं किशनजीरी वैली, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा है। वागड़ में प्रचलित गला लैंग लोक गाथा का गायन करते हैं? तो गला लैंग लोक गाथा है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? पहली बात तो वो आ जाएगी आपके वागड़, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। और इस गाथा का गायन कौन करते हैं? तो जोगी संप्रदाय के लोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 48 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किस ग्रंथ में मानसिंह प्रथम व हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर मानसिंह प्रथम व हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है? तो वो आ जाएगा आपके मानचरित्र रसो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 49 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखी है रचनाएं, सामने दे रखे हैं उसके लेखक, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। सबसे पहला दे रखा है राग मंजरी, तो राग मंजरी के रचनाकार आते हैं पंडूरिक विठल, बिल्कुल सही बात है। बिहारी सतसई, तो बिहारी सतसई के रचनाकार आते हैं महाकवि बिहारी, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमीर महाकाव्य के रचनाकार आपके चंद्रशेखर नहीं रहते हैं। हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन रहते हैं? इसमें आपके रहने वाला है नयन चंद्र, ठीक है ना। तो ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि चंद्रशेखर जी की रचना आती है हमीर हट। कौन सी रचना है भाई? इनकी रचना रहती है हमीर हट, न कि हमीर महाकाव्य, तो ये आपको हो जाएगा असुमेलित। और राजविलास रहती है आपके कवि मान की रचना,
तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी, वह कब की गई। तो राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर के अंदर होती है और 1957 ईस्वी के अंदर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, जयपुर के अंदर 1957 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत कक्षा 2 से 7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुसार विद्यालयों में ब्रांज, सिल्वर व गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। तो राजस्थान के किस कार्यक्रम के तहत 2 से लेकर 7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों में शैक्षिक स्तर के अनुसार विद्यालयों में ब्रांज, सिल्वर और गोल्ड मेडल प्रदान किए गए थे। तो वो आ जाएगा आपके होनहार राजस्थान अभियान के तहत। कौन सा कार्यक्रम भाई, तो होनहार राजस्थान अभियान के तहत ब्रांज मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, वर्ष 2004-5 से राजस्थान में ICT की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डैश 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 योजना से की गई। तो किस योजना के तहत ICT की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई, तो वो आ जाएगी आपके कल्प योजना के तहत। कौन सी योजना भाई, तो कल्प योजना के तहत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ICT की शुरुआत 2004-5 में राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में नो बैग डे प्रारंभ किया गया। तो राजस्थान के अंदर जो नो बैग डे है वो आपके प्रारंभ हुआ था सत्र 2022-23 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2022-23 के सत्र से नो बैग डे प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में SIQE कार्यक्रम के अकादमिक कार्य का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। तो अकादमिक कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है वो भी SIQE कार्यक्रम का, तो वो कार्य क्रियान्वयन किया जाता है आपके RSCERT द्वारा। किसके द्वारा भाई, तो RSCERT के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। और RSCERT की फुल फॉर्म क्या रहती है, तो वो रहती है आपके राजस्थान स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रत्यक्ष से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस्माइल कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। उस कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है, तो उस कार्यक्रम को जानते हैं मिशन समर्थ। तो इसको किस नाम से जानते हैं भाई, तो मिशन समर्थ के नाम से इसको जाना जाता है, इनकी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर आपको दे रखा है, डिजिटल कार्यक्रम मिशन बुनियाद का उद्देश्य है। तो डिजिटल कार्यक्रम जो मिशन बुनियाद है इसका उद्देश्य क्या है, तो वो आ जाएगा आपके प्रत्येक विद्यार्थी को समझने की क्षमता के आधार पर व्यक्तित्व पढ़ने की सामग्री प्रदान करना, जेंडर गैप कम करना, ड्रॉप आउट कम करना, यानी कि आपके 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 नंबर आपको दे रखा है, वर्ष 2017-18 से राजस्थान के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों में कंप्यूटर कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चलाया गया कार्यक्रम है। तो प्रशिक्षण यानी कि कंप्यूटर कौशल विकसित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, तो वो आ जाएगा आपके क्लिक कार्यक्रम, यानी कि क्लिक कार्यक्रम के तहत कंप्यूटर कौशल है वो विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 58 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज पोर्टल कब प्रारंभ किया गया था। तो दीक्षा राइज जो पोर्टल है वो आपके 2018-19 से प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 59 नंबर आपको दे रखा है, माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों को कलात्मक प्रतिभा स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को पोषित व प्रदर्शित कर शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा की गई पहल है। तो कौन सी पहल की गई, तो वो आ जाएगा आपके कला उत्सव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है, वर्ष 2005 में प्रारंभ किए गए PPP आधारित राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम के संचालन की सहयोगी संस्था है। तो इसके संचालन की जो सहयोगी संस्था है वो कौन कौन सी रहती है उसका आपको इसमें चयन करना है। तो इसमें आपके आ जाएगी सहयोगी भारत उद्योग परिसंघ, ये इसमें आपके सहयोगी संस्था रहती है। फिर आ जाएगी आपके GESCI, ये भी इसकी आपके सहयोगी संस्था रहती है। और WEF जो है ये भी इसकी सहयोगी संस्था है, जबकि पीरामल फाउंडेशन जो है ये इसकी सहयोगी संस्था नहीं है भाई। तो A, B और C यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल यानी कि राजस्थान स्टेट ओपन जो स्कूल है कि नवाचार ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली में
विद्यार्थी साल में कितनी बार परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं। तो विद्यार्थी है वो साल के अंदर कितनी बार एग्ज़ाम देने या परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं। तो वो आ गया आपके 6 बार एग्ज़ाम देने का विकल्प है वो चुन सकते हैं, इनके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 62 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के उच्च माध्यमिक विद्यालयों यानी कि 9 से 12 के विद्यार्थियों के नेतृत्व, निर्णय क्षमता जैसी सॉफ्ट स्किल का विकास करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो वो आ जाएगा आपके इसमें प्रबल कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है। किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई माह से रेडियो पर एक कार्यक्रम विद्यालय प्रसारण प्रसारित किया जाता है। तो किस संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई माह के अंदर रेडियो पर एक कार्यक्रम प्रसारित होता है जिसका नाम है विद्यालय प्रसारण। तो वो संस्था का नाम क्या है, तो वो आ जाएगी आपके इसमें RSCERT उदयपुर के द्वारा, यानी कि RSCERT उदयपुर के द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई माह के अंदर रेडियो पर एक कार्यक्रम प्रसारित होता है जिसका नाम है विद्यालय प्रसारण, यानी कि आपके इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है। राज्य के PM श्री विद्यालयों में संविधान निर्माताओं के जीवंत चित्रण हेतु की गई नई पहल संविधान कक्ष का शुभारंभ किस विद्यालय से किया गया। तो संविधान कक्ष का शुभारंभ आपके बावड़ी तहसील के जोधपुर में जो विद्यालय है उसके तहत है वो शुरू किया गया, यानी कि ये संविधान कक्ष बावड़ी तहसील के अंदर एक विद्यालय है, सरकारी स्कूल, जो कि PM श्री विद्यालय के अंतर्गत निर्मित किया गया था, उसके अंदर है वो ये पहल शुरू की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत शुरू की गई पहल में सम्मिलित नहीं है। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत शुरू की गई पहल में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है, तो वो आ जाएगी आपके स्किल फॉर लाइफ जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि मौखिक पठन प्रवाह ये आपके मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान में सम्मिलित है। विद्यार्थी उपस्थिति ऐप ये भी आपके सम्मिलित है। डिजिटल प्रवेशोत्सव ये भी इसमें आपके शामिल है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है। निपुण मेला का आयोजन कब किया गया। तो निपुण मेला जो है इसका आयोजन है वो कब किया गया, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 2 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन किया गया। तो निपुण मेला 2 अक्टूबर 2024, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 67 आपको दे रखा है। प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत लक्षित समूह कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है उसे किस वर्ग में शामिल किया गया है। तो प्रखर राजस्थान जो 2.0 है इसके तहत लक्षित समूह कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने में कठिनाई आ रही है उन्हें किस वर्ग में शामिल किया जाता है। तो वो आ जाएगा आपके इसमें अंकुरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के तहत उसको अंकुरण वर्ग में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 68 आपको दे रखा है। शिक्षा को सुलभ लचीला बनाने एवं कहीं से भी कभी भी सीखने के उद्देश्य से साक्षरता विभाग द्वारा किसके सहयोग से 2 यूट्यूब चैनल ई साक्षरता व साक्षर राजस्थान लॉन्च किए गए। तो किसके सहयोग से किए गए हैं, तो वो आ जाएगा आपके मिशन ज्ञान के सहयोग से लॉन्च किए गए 2 यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई साक्षरता व साक्षरता राजस्थान, साक्षर राजस्थान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 69 आपको दे रखा है। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में वर्तमान में नो बैग डे कब रखा जाता है। तो वर्तमान में देखा जाए जब ये शुरू हुई थी, यानी कि 2022-23 के अंदर देखा जाए तो इसकी शुरुआत होती है। उस समय ऐसा रखा गया था कि भाई प्रत्येक शनिवार को बच्चों के लिए नो बैग डे रहेगा, उस दिन बच्चे हैं वो बैग लेकर स्कूल में नहीं आएंगे। लेकिन वर्तमान में इसमें कर दिया गया है कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को आपके नो बैग डे मनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 70 नंबर आपको दे रखा है। कोविड-19 के दौरान ई लर्निंग के लिए राजस्थान में चलाए गए कार्यक्रम इस्माइल का पूरा नाम है। तो कोविड-19 के दौरान जो ई लर्निंग के लिए राजस्थान में चलाए गए जो कार्यक्रम है जिसका नाम है इस्माइल, इस कार्यक्रम का पूरा नाम क्या रहता है, तो वो आ जाएगा आपके सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 71 नंबर आपको दे रखा है। RSCERT द्वारा शैक्षणिक नवाचार शैक्षणिक नवाचार के क्रम में जारी आधा पुल कॉमिक बुक्स श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। तो आधा बुक कॉमिक बुक्स का जो श्रृंखला का हिस्सा नहीं है तो वो आ जाएगा आपके सुरक्षित
बदलीपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस आधा पुल कॉमिक बुक का हिस्सा नहीं रहता है, जबकि खजाने का नक्शा, बदलीपुर के चीते, बोलती चट्टानें, ये सभी इसके हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 आपको दे रखा है। राजस्थान बजट 2025-26 में राजस्थान के 1500 नए राजकीय विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। कितने? तो 1500 नए राजकीय विद्यालय, उसके अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। ये अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना किस मिशन के तहत की गई है? तो किस मिशन के तहत की गई एक पहल है, तो वो आ जाएगी आपके अटल इनोवेशन मिशन के तहत की गई एक पहल रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 आपको दे रखा है। शिक्षा मंत्रालय व एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में राजस्थान में एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा कब से संचालित किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय व एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में जो राजस्थान में एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका नाम है निष्ठा, ये कब से संचालित किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके 2018 और 19 से संचालित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 आपको दे रखा है। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए RSCERT द्वारा जारी कैरियर पुस्तिका का नाम क्या है? तो कैरियर पुस्तिका का नाम रहता है आपके सफ़र, यानी कि ये सुहाना सफ़र, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 आपको दे रखा है। राजस्थान में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए CWSN बच्चों हेतु 2 मॉडल संसाधन कक्ष है वो कहाँ पर स्थापित किए गए? तो CWSN बच्चों के लिए 2 मॉडल कक्ष है वो बनाए गए थे, जो कि बनाए गए जयपुर व उदयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। जयपुर और उदयपुर के अंदर 2 मॉडल संसाधन कक्ष बनाए गए थे, जो कि CWSN बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 आपको दे रखा है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहला कथन दे रखा है, इसका आयोजन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक किया गया था। इसके आयोजन में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा था। तो इसमें आपके दूसरा कथन गलत है और पहला कथन बिल्कुल सही है कि इसका आयोजन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक किया गया था, राष्ट्रीय पोषण माह 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है। जनवरी 2026 में राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 जो है इसका आयोजन किया जाएगा आपके जयपुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 आपको दे रखा है। नए आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 13 से लेकर 21 अक्टूबर 2025 तक नव विधान न्याय की पहचान नामक प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो नव विधान न्याय की पहचान नामक जो प्रदर्शनी है इसका आयोजन किया जा रहा है आपके JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है। विकसित राजस्थान @ 2047 विजन डॉक्यूमेंट किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो विकसित राजस्थान @ 2047 जो है विजन डॉक्यूमेंट किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के द्वारा ये कार्यक्रम है वो शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। साइबर अपराधों पर नकेल कसने हेतु केंद्र सरकार द्वारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि IC4 द्वारा पायलट प्रोजेक्ट पर ऑपरेशन एंटीवायरस कहाँ चलाया गया? तो पायलट प्रोजेक्ट पर ऑपरेशन जो एंटीवायरस है ये आपके जयपुर रेंज के अंदर चलाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जयपुर रेंज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 आपको दे रखा है। 13 अक्टूबर को दुबई में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? तो दुबई के अंदर आयोजित एक कार्यक्रम था जिसके तहत राजस्थान रत्न अवार्ड से किससे प्रदान किया गया? तो वो आ जाएगा आपके डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 आपको दे रखा है। 22 से लेकर 31 अक्टूबर तक बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम की निम्न में से कौन है वो सदस्य नहीं थी? तो टीम की सदस्य कौन नहीं थी? तो इसमें आ जाएगा आपके अश्विनी जो देवी है ये इसमें आपके सदस्य नहीं थी, जबकि लक्षिता जी सदस्य थे, निकिता जी भी सदस्य थे और कृष्णा जी भी इसमें आपके सदस्य थे, लेकिन अश्विनी जी जो है ये इस टीम के अंदर सदस्य है वो नहीं थे भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है। हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए जारी विभिन्न योजनाओं की
प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान निम्न में से किन योजनाओं या कार्यक्रमों या अभियानों के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। तो प्रथम स्थान पर रहा है तो वो इसमें आपके आ जाएगा प्रधानमंत्री वंदन योजना। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री वंदन योजना के तहत ये आपके प्रथम स्थान पर रहा है। और तो एक तो हो गई आपके प्रधानमंत्री वंदन योजना, दूसरी आ जाएगी पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत भी राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। स्वच्छता ही सेवा मिशन 2025 इसके तहत भी राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। लेकिन पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति देना इसमें प्रथम स्थान पर नहीं रहा है। और पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत भी प्रथम स्थान पर नहीं रहा है। तो आपको ये तीन चीज़ ध्यान रखनी है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में प्रथम स्थान, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत प्रथम स्थान, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के तहत भी प्रथम स्थान, यानी कि ए, बी और सी। तो ए, बी एंड सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है। राजस्थान के ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि योजना के अंतर्गत वार्षिक 1.5% की दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु किसके साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया। तो किसके साथ एमओयू हुआ था तो वो आ जाएगा आपके नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनसीडीसी के साथ ये एमओयू किया गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है। गुरु गौलांकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन से हैं उसका आपको चयन करके भी लिखना है। तो सबसे पहला कथन दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में 41 जिलों को एक एक आकांक्षी ब्लॉक है वो चिन्हित किया गया। बिल्कुल सही बात है, 41 जिलों के एक एक आकांक्षी ब्लॉक को चिन्हित किया गया था। और दूसरा दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इस योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये कथन आपके गलत है। तो पूछा है कि सत्य कथन कौन से हैं, तो ए व बी कथन है वो सत्य है। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है। सितंबर 2024 में दृष्टि दीदी, कौन सा अभियान भाई, दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया। तो दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान जो है ये आपके शुरू किया गया था राजीविका और लेंस कार्ड फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा भाई, राजीविका संस्था और लेंस कार्ड जो फाउंडेशन है इसके द्वारा दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान है वो शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है। 9 अक्टूबर को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करने व संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने हेतु राजीविका ने किसके साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। तो एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है आपको, सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग के साथ है वो एमओयू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई कि 18 अक्टूबर को राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने आदेश जारी कर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुल गुरु नियुक्त किए हैं। इस संबंध में निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। यानी कि नीचे आपको विश्वविद्यालय के नाम और इसके जो कुल गुरु अभी हाल ही में नियुक्त किए उनके नाम दे रखे हैं, आपको इसको सम्मिलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। तो इसके जो कुल गुरु बने थे वो आपके आते हैं डॉक्टर प्रताप सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा आपके 3। दूसरा दे रखा है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, तो इसमें बने थे आपके प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, यानी कि बी में आ जाएगा 2। और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो जॉबनेर के अंदर है, इसमें आपके बने थे प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 1 नंबर। तो इसमें 3, 2, 1, तो 3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है। एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सत्य कोड का आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है इसका आयोजन, यानी कि इसका आयोजन है वो 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर में किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, जो एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई थी ये आपके 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक वो भी जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर के अंदर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखो प्रद्युमन यादव ने इस प्रतियोगिता की सब जूनियर कंपाउंड स्पर्धा बालक वर्ग में स्वर्ण पदक भी जीता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, प्रद्युमन यादव ने
सब जूनियर कंपाउंड स्पर्धा के अंदर बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था भाई। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य है, तो इसमें आ जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। हाल ही में राज्य के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो हाल ही में राज्य के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का लोकार्पण किया गया था, और ये किया गया था आपके महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 91 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा एक मेलिंग सर्वर नहीं है? तो कौन सा एक मेलिंग सर्वर नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके माई स्क्वेल मेल जो है, ये आपके मेलिंग सर्वर नहीं रहता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 92 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रमुख मॉडल है? तो ई कॉमर्स का जो प्रमुख मॉडल आता है वो आपके रहता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि B2B, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 93 आपको दे रखा है। ई लर्निंग की विधा जिसमें प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद समय में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो समय में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो इसमें रहता है आपके समकालिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 94 आपको दे रखा है। MOOC के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट है इसमें से आपको चयन करके बताना है कि सत्य कूट कौन सा है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दे रखा है ये एक वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो आपके MOOC है ये एक वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम रहता है। दूसरा दे रखा है वर्ष 2010 में जॉर्ज सीमेंस व स्टीफन डाउन्स ने इसका निर्माण किया था, तो ये कथन आपकी गलत है। तीसरा दे रखा है कोर्सेरा, EDX और UDEMY या स्वयं फ्यूचर लर्न जैसे प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है, तो बिल्कुल सही बात है। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म है वो MOOC के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो इसमें आपके पहला कथन और तीसरा कथन सत्य हो जाएगा, तो इसके ऑप्शन देखो 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 95 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा जिसमें वेद है, दर्शन है, योग पर आधारित डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाता है? तो डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाता है वो भी अपने वेद है, दर्शन, योग, उपनिषद इनकी जानकारी, तो वो आपके इसमें रहता है भाई ई आचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 96 आपको दे रखा है। निम्न में से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके जो गूगल क्रोम है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहते हैं भाई, तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 97 आपको दे रखा है। http://www.kalamacademy.com में डोमेन नाम क्या है? यानी कि आपको एक साइट दे रखी है और इसमें पूछा है कि डोमेन नाम क्या है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें .com, यानी कि .com जो है ये आपके इसमें डोमेन नाम रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 98 आपको दे रखा है। IPv6 में कितने बिट्स प्रयुक्त होते हैं? तो IPv6 में कितने बिट्स प्रयुक्त होते हैं, तो वो आ जाएगा आपके इसमें 128 बिट्स से प्रयुक्त होते हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 99 आपको दे रखा है। 99 आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है, तो इसमें आ जाएगा जो उबंटू दे रखा है आपको UBUNTU, ये जो आपके है उबंटू, ये आपके सर्च इंजन नहीं है भाई। बाकी सभी आपके सर्च इंजन रहते हैं, जैसे सफारी है, बीइंग है, डुगडुगो है और गूगल है, गूगल भी एक सर्च इंजन है, और जबकि ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से असुमेलित युग्म को छांटिए, तो कौन सा असुमेलित है उसको आपको छांटना है। एक तरफ दे रखे आपको चैटबॉट, सामने दे रखी है निर्माता कंपनी, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा असुमेलित है। सबसे पहला दे रखा है आपको जेमिनी, तो जेमिनी का निर्माण किया था किसने? गूगल डीप माइंड ने इसका निर्माण किया था। ग्रोक, ChatGPT, तो ग्रोक का जो निर्माण हुआ था वो आपके हुआ था XAI के द्वारा, ठीक है ना। और मिस्ट्रल का निर्माण किसने किया? तो वो आ जाएगा आपके मिस्ट्रल AI के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जबकि DeepSeek है, इसका निर्माण IIT मद्रास के द्वारा है, इसमें नहीं किया गया, तो ये आपको जाएगा असुमेलित, ऑप्शन नंबर 4 इसमें असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 101 आपको दे रखा है। फ्लिपकार्ट बैंक द्वारा जारी ई वॉलेट है, तो फ्लिपकार्ट बैंक द्वारा जारी जो ई वॉलेट है
वो आपके रहता है फ़ोन पे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 102 आपको दे रखा है। राजस्थान में सरकार की विभिन्न वेबसाइटों एवं एप्लीकेशन के उपयोग हेतु जारी सिंगल विंडो इंटरफेस है। तो सिंगल विंडो जो इंटरफेस है जहाँ पर आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो वो रहता है आपके SSO। तो सिंगल साइड विंडो कौन सा हो जाएगा भाई, SSO रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है। बौद्धिक संपदा अधिकारों में भौगोलिक संकेतक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो भौगोलिक संकेतकों का उपयोग किया जाता है वो आपके किसके लिए किया जाता है, तो वो इसमें आ जाएगा किसी उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति एवं गुणवत्ता के लिए उनको आपके भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिए जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है। अज्ञात स्रोत से भेजा गया ईमेल रिसीवर के पास ज्ञात स्रोत के रूप में डिस्प्ले होता है। तो ज्ञात स्रोत के रूप में डिस्प्ले होता है तो वो इसमें आ जाएगा आपके स्पूफिंग यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है। TCP का पूर्ण रूप है। तो TCP का जो पूर्ण रूप आता है वो आपके रहता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 आपको दे रखा है। विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट गिरी शृंग की ऊंचाई कितनी है। तो जो माउंट एवरेस्ट है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई आपसे पूछी गई है तो वो आ जाएगी आपके इसमें 8,849 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है। निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखा है आपको टीने, सामने दे रखा है आपको दृश्य भूमि, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है आपको कुरिंजा, कुरिंजी जो है तो कुरिंजी आपका रहता है पर्वतीय क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है। और नेफदल, तो नेफदल आपके उपजाऊ कृषि मैदान में नहीं पाया जाता है तो ये हो जाएगा आपके गलत। मुलई, तो मुलई आ जाएगी घास के मैदान व वन के अंदर, और पाले आ जाएगा आपके शुष्क मरुस्थल के अंदर, ठीक है ना। तो दूसरा जो ऑप्शन है ये इसमें आपके असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 आपको दे रखा है। फोनिक्स, कैसुरिना, एगोर, मैग्रोव आदि वृक्ष है वो मुख्यतः कौन से वनों में पाए जाते हैं। तो आदि जो वन है या वृक्ष है ये मुख्यतः पाए जाते हैं आपके जवारीय वनों के अंदर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जवारीय वनों में पाए जाते हैं आपके फोनिक्स है, कैसूरिया है, एगार है और मैग्रोव वन, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है। एसी चीता, गुलाबी सिर वाली बतख और डोडो पक्षी आदि मुख्यतः कौन सी प्रजातियां हैं। तो आदि जो प्रजातियां आपको बता रखी है ये सभी लुप्त प्रजातियां हैं भाई यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ये सभी अभी लुप्त हो चुके हैं। एसी चीता, गुलाबी सर वाली बतख और डोडो पक्षी, तो इसमें आ जाएगा आपके लुप्त श्रेणी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। एक तरफ दे रखे हैं आपको जीव, सामने दे रखे हैं उनके निवास स्थल। तो भारतीय शेर, तो भारतीय शेर आपके पाए जाते हैं गिर गुजरात के अंदर, ठीक है ना। जंगली गधे, तो जंगली गधे पाए जाते हैं आपके कच्छ का रण गुजरात के अंदर। जोमो, तो जोमो पाया जाता है आपके हिमालयन क्षेत्र के अंदर है वो जोमो पाया जाता है। गांगेय सॉस, तो ये आपके थार मरुस्थल में नहीं पाई जाती है, ये इसमें गलत है भाई। गांगेय सॉस है वो थार मरुस्थल में नहीं पाई जाती है, ये आपकी गंगा नदी के यहाँ पे पाई जाती है। तो इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये असुमेलित रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 111 आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई, यानी कि सत्य कथन कौन सा उसका आपको इनमें से बताना है। तो सबसे पहला आपको कथन दे रखा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा दे रखा है आपको, इसमें आपको सत्य कथन का बताना है भाई, ठीक है ना, कौन से कथन सत्य है उनका चयन करना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, तो ये भी आपके सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ये कथन गलत है भाई। इसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। और पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो 1 और 2 कथन सत्य है, तीसरा कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 आपको दे रखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था।
तो दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था आपके आर्टिकल नंबर 23 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 आपको दे रखा है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन है वो शामिल नहीं है, उसका आपको चयन करके बताना है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये आपके शामिल रहते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य ये भी आपके इसमें शामिल रहते हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी आपके इसमें शामिल रहते हैं। लेकिन राज्य विधान परिषदों के जो निर्वाचित सदस्य या फिर जो मनोनीत सदस्य है ये इसमें आपके शामिल नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है, संसद में शून्यकाल का समय है। तो जो शून्यकाल का समय होता है संसद के अंदर वो आपके इसमें रहता है 12 से लेकर 1 बजे के बीच में, ये रहता है आपके शून्यकाल। 12 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य जो है वो संसद का शून्यकाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 आपको दे रखा है, संविधान सभा के सदस्य जो जोधपुर रियासत में प्रशासनिक अधिकारी थे। तो संविधान सभा के वे कौन से सदस्य हैं जो कि जोधपुर रियासत के अंदर प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं? तो वो आ जाएगा आपके CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी है जो कि अपने संविधान सभा के सदस्य भी थे और जोधपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी भी थे। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें पहला दे रखा है, स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बिल्कुल सही बात है। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो ये इसमें आपके असत्य कथन हो जाएगा। और विर्चो के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनती है, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है। विंचो के अनुसार कोशिका जो है वो पूर्व स्थित कोशिका से ही बनती है। एक कोशिका के जीव अपने जीव के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं। बिल्कुल, जो एक कोशिका के जीव होते हैं वो जीव अपने कार्य जो है वो एक कोशिका के भीतर ही करते हैं, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है। तो इसमें दूसरा कथन आपके असत्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आपके दे रखा है मिजोसोम जो कि कोशिका झिल्ली का अंतर्बलन होता है, और क्रिस्टी ये आपके रहता है सूत्र कणिका में अंतर्बलन, कुंडली ER में उपस्थित बिंब के आकार की शैली जो कि आपके असुमेलित हो जाएगी, और थाइलेकोइड पीठिका में चपटे कलाई में जो थैली होती है उसको कहते हैं थाइलेकोइड। तो इसमें दूसरा कथन जो है वो आपके असुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 118 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो सूची 1 में दे रखा आपको जीव का नाम, सूची 2 में दे रखी है आपको विधियाँ, इसमें आपको सही सुमेलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है इसमें जनन की विधि होती है आपके बहुविभाजन, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 3 नंबर। फिर दे रखा आपके लेशमानिया। तो लेशमानिया जो जीव है इसमें आपके रहता है द्विखंडन, यानी कि इसमें आ जाएगा 1 नंबर। फिर दे रखा है आपके राइजोपस। तो राइजोपस के अंदर आपके पाया जाता है बीजाणु निर्माण के द्वारा जनन की विधि होती है। और 4 पे दे रखा है हाइड्रा व हिस्ट। तो ये आपके मुकुलन के द्वारा जनन की विधि करते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके 4 और इसमें आ जाएगा आपके 2। तो 3 1 4 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, मानव में जनन के दौरान या जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो जनन के दौरान जो घटनाएं होती हैं उनका आपको सही क्रम है वो बताना है। तो इसमें आपका जाएगा सबसे पहले युग्मक निर्माण होता है, फिर उसमें निषेचन होता है, फिर उसमें युग्मनज होता है, फिर उसमें भ्रूण बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपकी घटनाओं का एकदम सही क्रम रहेगा भाई। सबसे पहले युग्मक निर्माण, फिर उसका निषेचन होगा, फिर उसका युग्मनज बनेगा, फिर उसका भ्रूण बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि होती है जब नेत्र की पेशियाँ। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि कब होती है? जब नेत्र लेंस की जो नेत्र की जो पेशियाँ होती है वो आपके शिथिल होती है तथा लेंस है वो पतला हो जाता है, तब आपके फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 कि नेत्र की पेशियाँ शिथिल होती है और लेंस पतला हो जाता है, तब आपके नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है या वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 आपको दे रखा है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो हमें सूर्य लाल दिखता है ना, इसका कारण होता है आपके प्रकीर्णन।
यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 122 आपको दे रखा है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना सम्मिलित होती है। तो इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना है वो सम्मिलित रहती है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें अपवर्तन सम्मिलित है, विक्षेपण भी सम्मिलित है और आंतरिक परावर्तन भी इसके अंदर है वो सम्मिलित रहता है। यानी कि 3 घटनाओं के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। एक तो होता है आपके अपवर्तन, एक होता है विक्षेपण, एक होता है आपके आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 123 आपको दे रखा है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम लागू होते हैं सभी दर्पणों पर, चाहे उनकी आकृति कैसी ही क्यों न हो। तो परावर्तन के नियम है वो सभी के सभी दर्पणों पर लागू होते हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 124 आपको दे रखा है, दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद प्रतीत होता है क्योंकि तब। भाई दोपहर के समय जब सूर्य को देखते हैं तो ये एकदम सफ़ेद दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण रहता है कि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है उस समय, यानी कि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होने के कारण प्रकाश हमें दोपहर के समय है वो सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 125 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव अफरा द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो कौन सा हार्मोन है जो कि मानव अफरा द्वारा उत्पादित नहीं होता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है, यानी कि LH जो हार्मोन है, ये आपके मानव अफरा द्वारा उत्पादित नहीं होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 126 आपको दे रखा है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों के भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनकी भुजाओं का अंतर आपको दे दिया है 4 सेंटीमीटर और पूछा है दोनों वर्गों की भुजाओं का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 127 आपको दे रखा है, घन की कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का 3/5 है, यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें जब आप परिमाप ज्ञात करोगे तो आपको मिलेगा 500 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 128 आपको दे रखा है, निम्नलिखित आयत में 5 सर्वांगसम आयत है जिसमें प्रत्येक की बड़ी भुजा x मीटर, यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल 7500 मीटर स्क्वायर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो x का आप मान ज्ञात करोगे तो आपको मिलेगा 15√10, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 129 आपको दे रखा है, 40 मीटर गुणा 24 मीटर माप के एक कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए 6 मीटर गुणा 4 मीटर के कितने कालीनों की आवश्यकता होगी। यानी कि 40 लंबाई और 24 चौड़ाई वाला एक कमरा है, उसके अंदर आपको कालीन बिछानी है, जो कि कालीन की लंबाई चौड़ी दे रखी है आपको 6 मीटर और 4 मीटर और पूछा है कि कितनी कालीनों की आवश्यकता होगी। तो इसमें आपके रहने वाली है भाई 40 कालीन की आवश्यकता रहने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 130 आपको दे रखा है, तो 130 आपको दे रखा है, एक पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके माध्यम से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी प्रवाहित होता है। यदि पाइप सदैव ही 60% प्रवाह से भरा होता है तो 5 मिनट में पाइप से होकर जाने वाले पानी का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आयतन आएगा वो आपके रहने वाला है 2808 लीटर, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पानी का आयतन, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 131 आपको दे रखा है, ऐसा आकलन जिसका निर्धारण से अधिगम पर बल देने के हिसाब से किया जाता है। यानी कि ऐसा आकलन जिसका निर्धारण है वो से अधिगम पर बल देने के हिसाब से किया जाता है, तो वो आ जाएगा आपके अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 132 आपको दे रखा है, फोर्स पैराडाइम के अंतर्गत सम्मिलित तत्व है। तो फोर्स पैराडाइम के अंतर्गत सम्मिलित तत्व कौन कौन से रहते हैं, तो वो आ जाएगा आपके इसमें शैक्षिक उद्देश्य और अधिगम अनुभव और मूल्यांकन की प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 133 आपको दे रखा है, किसने 10वीं बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बना देने का सुझाव दिया था। तो कौन सा आयोग या फिर कौन सी नीति है जिसने 10वीं बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाने का सुझाव दिया था, तो वो आ जाएगा आपके NCP 2005, यानी कि ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है। राजस्थान में सीसीई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिला युग्म में चालू किया गया? तो राजस्थान में सीसीई जो पायलट प्रोजेक्ट है ये किस जिला समूह के अंदर है वो शुरू किया गया था? तो वो आ जाएगा आपके इसमें अलवर व दौसा जिला समूह के अंदर सीसीई है वो शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा है। डैश 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 के अनुसार मूल्यांकन निर्धारण की कोई व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन एक निर्धारण की कोई व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया रहती है, किसने कहा था? तो वो आ जाएगा आपके इसके द्वारा NCERT ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है। कौन सी मूल्यांकन तकनीक अधिक विश्वसनीयता तथा वैध है? तो सबसे अधिक विश्वसनीय और वैध कौन सी मूल्यांकन तकनीक रहती है? तो वो आ जाएगा आपके परमापीकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 137 आपको दे रखा है। निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी तकनीक गुणात्मक नहीं है? तो मूल्यांकन की कौन सी तकनीक है वो गुणात्मक नहीं है? तो वो आ जाएगी आपके प्रायोगिक परीक्षण जो है ये आपके गुणात्मक तकनीक नहीं रहती है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है। विद्यार्थी के विकसित कौशल तथा ज्ञान का परीक्षण कहलाता है। तो विद्यार्थी के जो विकसित कौशल है और जो ज्ञान का परीक्षण है वो कहलाता है आपके उपलब्धि परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139 आपको दे रखा है। नैदानिक परीक्षणों का महत्व है। तो नैदानिक परीक्षणों का महत्व कौन सा रहता है? तो वो इसमें आ जाएगा आप एक तो शिक्षण में इसका महत्व है, परामर्श और मार्गदर्शन में भी इसका महत्व है, और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था के अंदर भी इनका आपके महत्व रहता है। इनकी दिए गए सभी विकल्प इसके अंतर्गत रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 आपको दे रखा है। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके सबसे पहले निदान, फिर आ जाएगा उपचार, फिर आ जाएगा आपके मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया का सही क्रम रहने वाला है भाई। सबसे पहले निदान हो जाएगा, उसके बाद उपचार करना, फिर हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 141 आपको दे रखा है। एक पौधे के विभिन्न प्रकारों को भागों का वर्णन करने के लिए एक खंड को मल्टीमीडिया का उपयोग करके पढ़ाया गया था, जबकि दूसरे खंड को ब्लैक बोर्ड पर खींचे गए आरेख के माध्यम से पढ़ाया गया था। पहले खंड के बच्चों ने अवधारणा को बेहतर ढंग से समझा, इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसमें आ जाएगा आपके कि श्रव्य दृश्य साधन बेहतर प्रतिधारणा के लिए इंद्रियों को शामिल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो श्रव्य और दृश्य यानी कि सामने आपको आकृति भी दिख रही है और आप उसको एक एक आकृति को देखते हुए पढ़ रहे हो, तो इसमें आपके श्रव्य दृश्य साधन बेहतर प्रतिधारणा के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 142 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन एक दृश्य TLM यानी कि अध्यापन अधिगम सामग्री नहीं है? तो अध्यापन अधिगम सामग्री कौन सी नहीं है? तो वो आ जाएगी आपके रेडियो प्रसारण, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 143 आपको दे रखा है। कक्षा 3 में एक शिक्षक करके सीखने की पद्धति का अनुसरण करके दशमलवों का योग सिखाता है, तो सबसे उपयुक्त शिक्षण गतिविधि क्या होगी? तो सबसे उपयुक्त जो शिक्षण गतिविधि रहती है वो आपके आ जाएगी इसमें अबेकस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। यह आपके सबसे ही बेस्ट है वो शिक्षण विधि रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 आपको दे रखा है। निम्न में से फिल्म स्ट्रिप किस प्रकार के दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत शामिल है? तो जो फिल्म स्ट्रिप है ये किस प्रकार के दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत शामिल रहती है? तो वो आ जाएगा आपके प्रक्षेपित साधन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 145 आपको दे रखा है। निम्न में से इंद्रियों के आधार पर क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत शामिल है। तो निम्न में से इंद्रियों के आधार पर क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत कौन शामिल है? तो वो आ जाएगा आपके नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 146 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा उपागम ये मानता है कि शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं न कि निष्क्रिय रूप से प्राप्त करते हैं? तो ये आपके आ जाएगा कि रचनावाद का जो सिद्धांत है वो मानता है कि विद्यार्थी या शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप में रहकर ही कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 147 आपको दे रखा है। कोलंब के अनुभवजन्य अधिगम उपागम चक्र में प्रथम चरण कौन सा है? तो कोलंब के अनुभवजन्य अधिगम उपागम जो है इसका प्रथम चरण रहता है आपके मूर्त अनुभव, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 148 आपको दे रखा है। निम्न में से
किस उपागम में प्रत्येक अध्याय को छोटे उप अध्यायों या इकाइयों में विभाजित किया जाता है? तो इन छोटी इकाइयों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उन्हें कठिनाई और तार्किक आदेश दोनों को अनुसरण करते हुए आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सके। तो वो आपका रहता है सकेंद्रित उपागम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 148 आपको दे रखा है, 149 दे रखा है आपको। निम्न में से किस दृष्टिकोण में किसी एक विषय या मुद्दे को कई विषयों के दृष्टिकोण से देखा जाता है लेकिन विषय आपस में जुड़ते नहीं हैं? तो इसमें आ जाएगा आपके बहुविषयी दृष्टिकोण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 150 आपको दे रखा है। विषय केंद्रित उपागम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। सबसे पहला दे रखा है, ज्ञान वस्तुनिष्ठ और सार्वजनिक होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो ज्ञान होता है वो आपके वस्तुनिष्ठ और सार्वजनिक होता है। शिक्षक कक्षा अनुदेशों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्याख्यान द्वारा विषय का ज्ञान देता है। तो यह भी बिल्कुल आपके सही है। इस उपागम के समीक्षकों के अनुसार पाठ्यचर्या विद्यार्थी के समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करती है। तो ये आपके इसमें हो जाएगा असत्य कथन। तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों कथन सत्य है। तो ये था भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 12 का पेपर सॉल्यूशन, जो कि रीट लेवल 1 का पेपर है। और अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।